हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के इस वीडियो में हम अपने नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास फेज इक्विलिब्रियम। ओके, इसके पहले वाली यूनिट को हमने इन डिटेल्स कवर किया, उसके एमसीक्यूज भी हमने लाइव डिस्कस किए थे और उसके क्लासेस भी हमने ऑल टुगेदर सब करके फिनिश कर चुका है। और हम यहाँ पे आज फेज इक्विलिब्रियम नई यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो फेज इक्विलिब्रियम आपके लिए उतना भी नया नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह पढ़ा है, लेकिन थोड़ा सा नया है। तो देखते हैं फेज इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर जो है, ये यूनिट है, वो क्या होगा, हमेशा ही आपको इम्पॉर्टेंट देखने को मिलेगा। कोई भी एग्ज़ाम दो, उतना नहीं पूछता है, लेकिन पूछता है भाई। आपका जो हमने केमिकल काइनेटिक्स किया, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो सबसे पहले समझते हैं फेज़। फेज़ क्या होता है? फेज़ इक्विलिब्रियम पढ़ना है और फेज़ ही नहीं पता है तो जनरली फेज़ क्या होता है भाई? फेज़ क्या होता है? अब देखो फेज़ क्या होगा। फेज़ क्या होता है? होमोजीनियस होना चाहिए। एक एक करके मैं सारा डेफिनेशन को एक एक पार्ट में लिखूंगी, एक एक करके हम समझते जाएंगे। तो पहला मैंने लिखा फेज़ क्या होता है? एक होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर होता है। होमोजीनियस क्या होता है, हेट्रोजीनियस क्या होता है, पढ़ा है आपने, लेकिन एक बारी मैं रिवाइज कराती हूँ। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस क्या होता है? होमो मतलब होता है होमोजीनियस एंड एक होता है हमारे पास हेट्रोजीनियस। ठीक है, होमो मतलब क्या होता है? सेम। होमो मतलब होता है सेम, हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। क्या चीज़ें सेम है? अगर हमारा मिक्सचर, ये दोनों एक टाइप के मिक्सचर हैं, अगर हमारा मिक्सचर ऑल थ्रू आउट उसका कंपोजिशन क्या है? सेम है। अगर हमारे मिक्सचर का कंपोजिशन ऑल थ्रू आउट क्या है? सेम है। तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या है, इसमें मैंने वाटर ड्रॉ कर दिया। वाटर ड्रॉ करने से आ जाएगा, तो फिर से वाटर क्यों? चलो, दोनों जगह ही क्या है, आपके पास वाटर है। अब इस एक मिक्सचर में हम एक वाटर में क्या किया हमने? सॉल्ट डाला, और एक में क्या किया? सैंड डाला। तो जो सॉल्ट होगा ये जाके घुल जाएगा इसमें, है ना, जाके घुल जाएगा, और घुलने के बाद से पूरा कंपोजिशन क्या कर देगा? यूनिफॉर्म कर देगा, एक समान कर देगा। कंपोजिशन क्या हो जाएगा? कहीं भी थोड़ा सा पानी उठाओ तो उसको टेस्ट करो, वो नमकीन मतलब सॉल्टी टेस्ट करेगा। और किसी भी सेक्शन ऑफ कहीं से भी पानी उठा लो, ऐसा नहीं हुआ कि पहला घूंट आपका सॉल्टी टेस्ट करेगा तो दूसरा घूंट आपका नॉर्मल वाटर टेस्ट करेगा। नहीं भाई, तो पूरे में सॉल्ट मिल चुका है, पूरे में घुल चुका है, यानी कि पूरा यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन चुका है। तो ऐसे सोल्यूशन जब आपका क्या हो, यूनिफॉर्म हो जाते हैं, उनको क्या हम कहते हैं? उनको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। हेट्रो में क्या होगा? अगर हम सैंड डालेंगे तो क्या सैंड सॉल्युबल होता है? वाटर में घुल जाएगा, है ना? सैंड वाटर में घुल जाएगा, है ना? नहीं घुलेगा भाई। सैंड जो होगा वो आके यहाँ पे एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा। क्या करेगा? डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ का पानी देखूँ, इतना पानी निकाल के देखूँ, और यहाँ का पानी निकाल के देखूँ, तो दोनों का जो कंपोजिशन है वो सेम तो नहीं होगा, वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। तो ऐसे मिक्सचर को जिसमें कंपोजिशन क्या हो? कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म हो, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं हो। तो जब हमारा कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, उस केस में हमारा जो मिक्सचर बनता है वो हेट्रोजीनियस बनता है। और होमो में क्या होता है? कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाता है, ऑल थ्रू आउट द सोल्यूशन जो कंपोजिशन है वो सेम है, कहीं भी किसी प्रकार से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यही हेट्रोजीनियस में आपका क्या होगा? आपका डिपॉजिट हो जाते हैं, और यहाँ का कंपोजिशन अलग, यहाँ का कंपोजिशन अलग, चारों तरफ का कंपोजिशन अलग, है ना। अब क्या किया, एक बार हिला दिया तो वहाँ पे भी कंपोजिशन अलग अलग आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ सैंड अलग अलग आएगा, है ना। तो ऐसे मिक्सचर को जहाँ पे डिफरेंट होता है उनको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस। तो हमारा फेज कैसा होना चाहिए? हमारा जो फेज है वो होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए हमारा फेज? पहला पॉइंट कि होमोजीनियस होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे जैसे चैप्टर करेंगे ना, वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती जाएगी फेज के बारे में। फिजिकली डिस्टेंट होना चाहिए, फिजिकली
डिस्टेंट। जैसे मानो पहले फेज, मानो अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो ऐसे समझो कि सॉलिड एक फेज है, लिक्विड एक फेज होता है, गैस एक फेज होता है। तो ऐसे ही फेज हम को क्लासिफाई करेंगे, ऐसे ही फेज को जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं वो आपकी ऐसे ही लाई करेंगे। जैसे सॉलिड एक टाइप का है तो सॉलिड एक फेज है, लिक्विड एक टाइप का, लिक्विड एक फेज है, गैस एक टाइप का तो गैस आपका एक फेज बन रहा है। तो उसी तरीके से हम फेज को भी, फेज जो इक्विलिब्रियम पढ़ना हमें फेज वैसे ही पढ़ना है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि फेज क्या होना चाहिए, फिजिकली डिस्टेंट होना चाहिए। अब ये फिजिकली डिस्टेंट का क्या मतलब है कि फिजिकली डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब कि अलग होता है, यानी कि जो फेज होना चाहिए वो रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। अब भाई मतलब क्या है, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ये सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो क्या ये दोनों फिजिकली डिस्टिंक्ट नहीं है, क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं? तो भाई आपका इजीली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इजीली रिकॉग्नाइजेबल होना चाहिए। इसे ही हम क्या कह रहे हैं, फिजिकली डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकेनिकली सेपरेट हो जाना चाहिए। मैकेनिकली सेपरेबल। चलो अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे जो शुगर और सॉल्ट और आपके वाटर का जो सॉल्यूशन है उसमें क्या है, उसको हम क्या मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्ट और वाटर के सॉल्यूशन को क्या हम मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं? हाँ भाई, ये डिपॉजिट हो जाएगा नीचे और ऊपर से क्या करेंगे हम, सेडिमेंटेशन प्रोसेस कर लेंगे, सेपरेट हो जाएगा। बोलोगे मैम शुगर वाले में भी क्या करेंगे, पानी को इवापोरेट कर लेंगे, जो बचेगा वो हमारा शुगर होगा। बट मैंने क्या बोला कि मैकेनिकली सेपरेबल होना चाहिए, मैकेनिकल। और ये क्या हो गया, ये डिसॉल्व हो गया, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, तो वहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, केमिकल मेथड लगेगा सेपरेशन के, वो आपका क्या हो गया, केमिकली सेपरेबल हो गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि मैकेनिकली सेपरेट हो। तो क्या मैम ये फेज नहीं होगा, ये सेम फेज नहीं होगा? तो भाई ये आपके फेज में नहीं आएगा। अभी हम समझेंगे कि सेम फेज और डिफरेंट फेज किसको कहेंगे। ओके, तो फेज क्या होना चाहिए आपका, मैकेनिकली सेपरेबल होना चाहिए। किसी मैकेनिकल मीन से, मैकेनिकल मेथड से हम क्या कर सके, सेपरेट कर सके। ओके, तो पहला होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरी बात की फिजिकली डिस्टिंक्ट, यानी कि हम उन्हें फिजिकली डिस्टिंग्विश कर पाएँ, उन्हें सेपरेट, उन्हें मतलब कि कह पाएँ कि ये सेपरेबल हैं, हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि सेम टाइप के हो, आपस में घुल मिल गए, एकदम रिकॉग्नाइजेबल ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका मैकेनिकली सेपरेबल, यानी कि किसी भी मैकेनिकल मेथड से हम उन्हें क्या कर पाएँ, सेपरेट कर पाएँ। किसी भी मैकेनिकल मेथड से हम क्या कर पाएँ, सेपरेट कर पाएँ। और हमारा लास्ट है, चेंज करूँ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ऑल अदर फेज। ठीक है, बाकी अदर फेजेस के साथ क्या होना चाहिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, अगर सॉलिड है तो वो लिक्विड के साथ फेज में होना चाहिए, लिक्विड है तो गैस के साथ फेज में होना चाहिए। ऐसे भी ना कहो, जैसे मैं सिंपल समझाती हूँ कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहने का क्या मतलब है। जैसे मान लो हम क्या होता है, रोटी जब बनती है तो उसको हम किसी कंटेनर में रख देते हैं, गरम गरम रोटियाँ होती हैं जो, उसको हम किसी कंटेनर में रख देते हैं जब, तो थोड़ी देर बाद जब जाते हैं तो क्या होता है, जैसे लिड ओपन किया, लिड ओपन करते वहाँ पे हम देखेंगे वेपर्स, पानी आके उस लिड पे जम जाता है ना। तो वो क्या होता है कि जो आपकी रोटियां हैं, रोटियों से वेपर्स उठा होता है क्योंकि वो गर्म रहती हैं और वेपर्स क्या होते हैं उस लिड पे आ जाते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ है, आटा जब हम गूंथते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। वही पानी यहाँ पे क्या हुआ है, यही पानी यहाँ पे वेपर में चेंज होके वहाँ पे फिर पानी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो ये क्या था, ये पानी जो था ये कांस्टेंट बाकी सारे फेजेस के साथ क्या रहा, इक्विलिब्रियम में रहा। बाकी सारे फेजेस के साथ जो आटे का पानी था वो क्या रहा, इक्विलिब्रियम में रहा। तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर सॉलिड है तो ये लिक्विड के साथ, लिक्विड है तो ऐसे गैस के साथ, मतलब कुछ ना कुछ होगा ही डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, बाकी सारों के साथ अदर फेजेस के साथ क्या होना चाहिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए। तो आई होप कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है ये समझ में आ गया। तो फेज क्या होता है, अ फेज इज अ होमोजेनियस मिक्सचर विच इज फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड इज मैकेनिकली सेपरेबल विच एग्जिस्ट इन द डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ ऑल अदर फेजेस। ऐसे को क्या कहेंगे, हम फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम फेज बोलेंगे, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, किस बेसिस पे, कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम फेज का। टॉपिक क्या, हेडिंग क्या लगाओगे, कैलकुलेशन ऑफ फेज। भाई साथ में लिख लेना, नोट्स बन जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ फेज कैसे करोगे कैलकुलेशन फेज का, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन ले रहे होंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशन में हम ऑब्जर्व क्या करेंगे कि जो हमारा फेज है वो डिफरेंट होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ फेज करना है, जिसमें हम सबसे पहले सबसे कॉमन मिक्सचर लेते हैं जो कि है हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस। मिक्सचर ऑफ गैस। अब गैस में क्या होता है, गैस मिक्सचर है भाई, उसमें बहुत सारे तत्व प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, O2 प्लस N2। O2 किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, N2 भी किस फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। तो O2 और N2 में अगर मैं पूछूं कितने फेज हैं, O2 और N2 में कितने फेज हैं, देखो अब ये O2 और N2 मिल के क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। और जब ये होमोजीनियस आपका मिक्सचर बन गया तो इस केस में क्या होगा, आपका जो फेज होगा वो आपका 1 आएगा। दोनों आपस में मिक्स हो गए, दोनों आपस में मिक्स हो गए, तो जैसा कंपोजिशन यहाँ पे है वैसा ही कंपोजिशन यहाँ पे है, डिफर तो है नहीं। यानी कि फेज कितना है, फेज आपका 1 है। कितने फेज में है, O2 N2 आपका फेज 1 में। तो कभी भी दो गैसेस को, किन्हीं दो गैसेस को मिक्स करने पे कितने फेज फॉर्म होते हैं, एक ही फेज में सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। लेकिन 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 आओ यहाँ पे Xc प्लस N2 की बात करें, ये भी आपके गैस फेज में है और ये भी आपका गैस फेज में है, Xc और N2। अब देखो इनको भी, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं, इनका भी फेज क्या होगा, फेज एक ही फेज में एग्जिस्ट करेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, एक फेज में क्यों नहीं एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो Xc होता है ना, एक्सेप्शन, मैं बोलती हूँ बार बार, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन। इस Xc में, जीनन में आपका वॉन डर वाल फोर्स काम करता है। कौन सा फोर्स, वॉन डर वाल्स फोर्स, और इम्पॉर्टेंट है भाई। वॉन डर वाल्स फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से मान लो Xc क्या होगा, बहुत ही दूर दूर एग्जिस्ट करेगा। Xc क्या करेगा, बहुत ही, वॉन डर वाल फोर्स क्या होता है, एक बहुत ही वीक टाइप का फोर्स होता है। कौन, वॉन डर वाल फोर्स, जिसकी वजह से ये Xc के जो मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ही दूर दूर एग्जिस्ट करेंगे और नाइट्रोजन पास पास एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, Xc में जो वॉन डर वाल फोर्स है मच 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 ग्रेटर देन N2 है, ठीक है। N2 पास पास एग्जिस्ट कर रहा है, ये बहुत दूर दूर एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, दो फेज एग्जिस्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दो फेज एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे फेज कितने होते हैं, 2 फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। सिंगल फेज में Xc और N2 का मिक्सचर नहीं एग्जिस्ट करता है। Xc और N2 कितने के मिक्सचर में एग्जिस्ट करता है, आपके 2 फेज के रूप में एग्जिस्ट करता है। ठीक बात है, इतनी बातें क्लियर हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो क्यों यहाँ पे 2 फेज, यहाँ पे होमो नहीं बन पाया है, यहाँ पे एक तरह का हेट्रो ही बना है। हेट्रो क्या होता है, जब कंपोजिशन डिफरेंट हो, मान लो एक Xc का यहाँ पे है, एक Xc का एटम यहाँ पे है, N2 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 N2
एक एक्सी। तो कंपोजिशन क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपोजिशन ले ले, यहाँ पे कंपोजिशन ले ले, तो कंपोजिशन आपका वेरी कर रहा है ना। तो एक तरीके का यहाँ पे क्या बन रहा है, हेट्रोजीनियस फेज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, क्योंकि कंपोजिशन डिफरेंट हो जाता है तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इस वजह से आपका फेज, कितने फेजेस हैं, नंबर ऑफ फेजेस कितने हैं, 2 हैं। अगर सिंगल सिमिलर होमोजीनियस बन जाता है तो फेज आपका मिला जुला के एक होता है, और हेट्रोजीनियस बनेगा तो आपका फेज उतने डिफरेंट बनेंगी। समझ में आ रहा है? सेम फेज में होने का मतलब कि होमोजीनियस हैं, और डिफरेंट फेज में होने का मतलब है कि उनके बीच में क्या कहते हैं, उनके बीच में आपका क्या बना होगा, हेट्रो मतलब कि डिफरेंट फेजेस बने होंगे, 2 फेज बना होगा। ठीक है, तो ये पहला था कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में कितने फेजेस होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्यूशन। सेकंड होगा आपका सल्यूशन। सल्यूशन, सल्यूशन मतलब कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया ना, क्या कहते हैं, शुगर एंड वाटर का सल्यूशन, साथ में सैंड एंड वाटर का सल्यूशन। शुगर और वाटर के सल्यूशन में वो क्या कर ले रहे हैं, सेम फेज बना ले रहे हैं, तो वहाँ पे फेज कितना होगा, 1 होगा। और सैंड एंड वाटर में हाइड्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है, यानी कि फेज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें ये सल्यूशन की, तो सल्यूशन में हम किसकी बात करेंगे, पोलर प्लस पोलर अगर सॉल्यूशन हो। नॉन पोलर, नॉन पोलर में हमने क्या मिक्स किया है, नॉन पोलर का सॉल्यूशन हो, नॉन पोलर का सॉल्यूशन है, या फिर पोलर प्लस नॉन पोलर हो। ठीक है, सब सारे केस में हम क्या देखेंगे, फेजेस कितने हैं, पोलर और पोलर, यानी कि पोलर पोलर दोनों सेम है ना। और हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, क्लास 12 के चैप्टर 1 में पढ़ा है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, लाइक डिजॉल्व लाइक। अच्छा, एक चीज़ और कुछ बच्चों को नहीं क्लियर होगा, पोलर क्या बोल रही हूँ मैम और नॉन पोलर क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, पोलर क्या होता है, जिसमें पोलर ऐसे आपके लिक्विड्स, पोलर लिक्विड्स की अगर बात करें तो जिसपे क्या हो, चार्जेस सेपरेबल हो, चार्जेस सेपरेबल इन द पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में वो लाई कर रहा हो। जैसे मान लो कि HCl है, तो मैं पूछूं HCl आपका पोलर है कि नॉन पोलर है, HCl आपका पोलर है कि नॉन पोलर है। तो देखो H प्लस और Cl, और एक एग्जाम्पल लेते हैं H2 का, जिसमें बॉन्ड H और H के बीच में बना है। अब यहाँ पे क्या है, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ कौन खींचेगा, Cl अपनी तरफ खींचेगा। Cl अब जो भी अपनी तरफ खींचता है या फिर अपनी तरफ लेता है, उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा आपके Cl पे, और वहीं जो आपका H है, इस पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो जब आपके अपोजिट चार्जेस जनरेट हो जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे, उन्हें हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और वहीं साथ में H को देखो, H2 को देखो, यहाँ पे क्या है आपका, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर हुए हैं। अब कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो वो अपनी जगह पे लाई करेगा, कोई कहीं नहीं शिफ्ट हो रहा है। तो इस केस में H2 क्या हो गया आपका, H2 आपका हो गया नॉन पोलर। ये आपका क्या हो गया, नॉन पोलर। जिसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं जनरेट हुए वो होगा नॉन पोलर, और जिसके ऊपर चार्जेस जनरेट हो गया वो हो जाता है आपके पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, ऑल राइट। तो पोलर नॉन पोलर तो क्लियर हुआ। अब इनके फेजेस क्या होंगे, अगर हम पोलर पोलर को मिक्स करते हैं, यानी कि हम जानते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अगर कोई भी अपने में किस तरह के सब्सटेंस को डिजॉल्व करेगा, अपने टाइप के सब्सटेंस को डिजॉल्व करेगा। जो जिस तरह का होगा वो उसी तरह का सब्सटेंस डिजॉल्व करेगा। यानी कि पोलर जो है वो पोलर टाइप के सब्सटेंस को डिजॉल्व करेंगे, है कि नहीं, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। अगर हम H2O ले लें, H2O के साथ इथेनॉल या फिर मीथेनॉल CH3CH2OH, ठीक है, CH3CH2OH। मैं पूछूं इन दोनों को मिक्स करके जो फेज बनेगा, कितना फेज बनेगा, नंबर ऑफ फेजेस क्या होंगे। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है, H2O और CH3CH2OH है। तो भाई यहाँ पे जो H2O और जैसे आपका पानी होता है, उसमें हमने क्या किया, एल्कोहल को डिसॉल्व किया।
पानी और अल्कोहल को जब भी हम डिजॉल्व मतलब एक दूसरे में मिक्स करते हैं, दोनों ही क्या है, दोनों ही पोलर हैं, दोनों ही पोलर हैं। जब दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा, दोनों आपस में एकदम मिल जाएंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, कोई किसी से सेपरेट नहीं होगा। ऐसा नहीं ना होता है कि एक सिप लिया तो क्या होता है अल्कोहल टेस्ट आएगा, एक सिप लिया तो वाटर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा दोनों क्या हो जाता है, दोनों आपस में मिक्स हो जाता है और पानी और जो आपका अल्कोहल है दोनों सेम टेस्ट, दोनों मतलब अपना बैलेंस टेस्ट देता है ना। तो यानी कि पूरा कंपोजिशन क्या हुआ है, यूनिफॉर्म हो गया है। और कंपोजिशन आपका यूनिफॉर्म हो गया है यानी ऐसे कह सकते हैं कि कंपोजिशन आपका होमोजीनियस हो गया है। और जब आपका होमोजीनियस बनता है तो नंबर ऑफ फेजेस कितने होते हैं, 1। यहाँ पे लिखो फेज, कितने फेज होंगे आपके पोलर और पोलर को डिसॉल्व मिक्स करने पे, तो आपके फेज होंगे टोटल 1 फेज होगा, एक ही फेज लाई करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करें नॉन पोलर। इसी तरीके से जब हम किसी दो नॉन पोलर लिक्विड्स को डिसॉल्व करेंगे, ये क्या बताया मैंने, पोलर में ये एग्जाम्पल बताया नहीं भाई, देखो ये पोलर है। पोलर का मतलब मैंने क्या बोला, जब चार्जेस क्रिएट हो जाएं, है ना, जब चार्जेस क्रिएट हो जाएं तो वो आपका क्या होता है, पोलर होता है। तो यहाँ पे तो कोई चार्जेस नहीं क्रिएट हुए होंगे, तो ये क्या हुआ होगा, ये पोलर का एग्जाम्पल नहीं, ये आपके नॉन पोलर के एग्जाम्पल में इसको नोट करना, ये नॉन पोलर का एग्जाम्पल है, मैंने गलत बोल दिया। ठीक है, तो पोलर आपका क्या होगा, जब आपके चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, जस्ट लाइक HCl है। तो उस केस में भी अगर हम बात करें फेज़ की, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। इसको इसी में रहने दो, सही जा रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको इसी में रहने दो, इसको हम H2O, इसका एग्जाम्पल इसी में रहने दो। पोलर में यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फेजेस आपके कितने आएंगे, 1 आएंगे। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर की। अब हम बात करते हैं नॉन पोलर मिक्सचर की। नॉन पोलर मिक्सचर में एग्जांपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल C6H6, है ना। जो हमारा C6H6 क्या है भाई, यहाँ पे बेंजीन है। इसको हम मान लो कि हम किस में डिसॉल्व कर दें, CCl4 में डिसॉल्व कर दें, तो ये क्या होंगे, बेंजीन और CCl4 आपस में घुल मिल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं, है ना। आपस में बेंजीन और CCl4 टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि एक होमोजीनियस टाइप का मिक्सचर बनेगा। और आपका फेज, नंबर ऑफ फेजेस की बात करें तो ये कितना होगा, ये भी 1 होगा। आप अगर बात करें पोलर नॉन पोलर की, एग्जाम्पल अगर एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपका क्या होता है, बेंजीन को अगर वाटर में मिक्स करो, बेंजीन को वाटर मिक्स करो, मिक्स नहीं होता है, बेंजीन वाटर मिक्स नहीं होता है, एक लेयर। अच्छा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल वाटर और ऑयल। वाटर के ऊपर ऑयल क्या करता है, फ्लोट करता है, मिक्स नहीं होता है, वहाँ पे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करता है। अगर हम वाटर और ऑयल बोल दें तो ये दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा, ये दोनों क्या करेगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। और जिस वजह से फेज कितना आएगा, फेज 2 आएगा। होमोजीनियस मिक्सचर सेम मिक्स हो गया तो उसमें फेज 1 आएगा। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन रहा है यानी कि मिक्स नहीं हो रहा है, तो कितने फेजेस, 2 फेजेस 2 लेयर्स में आपको दिखेंगे। तो आपका यहाँ से फेज कितना हो जाएगा, आपका फेज 2 हो जाएगा। याद रखना, हेट्रो बनेगा अगर मिक्सचर दोनों का तो वहाँ पे 2 फेजेस लाई करेंगे, और अगर आपका होमो बनेगा तो 1 फेज लाई करेगा। ठीक है, तो आपको सोल्यूशन तो आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड पॉइंट। अब देखो इसमें क्या हमें पढ़ना है, अगर गैस जो है वो कांटेक्ट में आए किसके साथ, H2O के साथ, गैस इन कांटेक्ट विथ H2O। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पूरे चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर गैस आपका कांटेक्ट में आए किसके साथ, H2O के साथ, ओके। इसमें हमें 2 टाइप के आपके हो सकते हैं, ऐसे गैसेस जो कि सॉल्युबल हों, है ना, सॉल्युबल हों, और या फिर ऐसे गैसेस जो कि आपके इनसॉल्युबल हों। ठीक है, किसमें सॉल्युबल और इनसॉल्युबल की बात कर रहे हैं हम, गैसेस इन कांटेक्ट विद H2O की बात कर रहे हैं। कुछ गैसेस ऐसे होंगे जो आपके वाटर के कांटेक्ट में आके सॉल्युबल हो जाएंगे,
और वहीं कुछ गैसेस ऐसे होंगे जो आपके वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद से भी इनसॉल्युबल होंगे। तो जब इनसॉल्युबल होंगे तो इसका क्या मतलब है, जो मिक्सचर बना होगा वो होमो होगा कि हेट्रो होगा? मिक्स नहीं हो रहे हैं। जब दो सब्सटेंस आपस में सॉल्युबल नहीं होते हैं, मिक्स नहीं होते, तो हेट्रो बन जाएगा। और जब हेट्रो बनेगा तो दो डिफरेंट फेज दिखेगा, यानी कि जब आपका इनसॉल्युबल गैस होगा तो नंबर ऑफ फेज आपका कितना होगा, नंबर ऑफ फेज आपको 2 फेज मिलेंगे। और वहीं अगर कोई ऐसी गैस है जो कि आपके वाटर में डिसॉल्व हो गई है, घुल गई है आपस में, यानी कि एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बन गया है, जो आपका सोल्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेज होगा, नंबर ऑफ फेज होगा ये कितना होगा, एक ही फेज होगा, क्योंकि सब मिलजुल के बराबर हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में एज इट इज लाई कर रहे हैं। तो आपका फेज, जो नंबर ऑफ फेज हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्युबल का बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें, आपकी जो अमोनिया गैस होती है NH3, और ये क्या होती है, वाटर में सॉल्युबल होती है, और इस केस में हमें जो फेज़ मिलता है, कितना फेज़ मिलता है, एक फेज़ मिलता है। हमें रिएक्शन नहीं देखना है भाई, हमें रिएक्शन नहीं देखना है कि क्या देगा, हम यहाँ पे फेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस को देखना है, नंबर ऑफ फेजेस को देखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, एक फेज़ हो जाएगा। ठीक बात है, एक फेज़ हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका HCl जो है इसको हम H2O में डिसॉल्व करें, भाई HCl गैस होता है, HCl आपका गैस होता है जनरली, ये मत कहना कि HCl हम लिक्विड यूज़ करते हैं, आपने गैस इन कांटेक्ट विथ H2O में आप ये क्या बता रहे हो, नहीं भाई HCl आपका गैस होता है। तो इस केस में भी ये पूरी तरह से घुल जाता है और आपका क्या होता है, नंबर ऑफ फेज 1 होता है। कितने फेजेस आएंगे आपके, क्या कहते हैं, 1 आएंगे। तो सॉल्युबल के केस में जब आपका सॉल्युबल गैस है तो फेज 1 आएगा, जब आपका इनसॉल्युबल गैस है तो आपका फेज 2 आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हो गया गैस। अब हम बात करेंगे मिक्सचर ऑफ सॉलिड। सॉलिड के मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स, कई सारे सॉलिड्स मिल जाएं तो उस केस में उसके मिक्सचर का फेज क्या होगा। अब सॉलिड्स मिक्स होते हैं, कितने टाइप से मिक्स होते हैं, तो एक होता है एलोट्रॉपिक फॉर्म, दूसरा होता है उनका अलॉयस, है ना। एक होता है आपका एलोट्रॉपिक फॉर्म, दूसरा होता है आपका अलॉयस। ठीक है, ये आपके एलोट्रॉपिक, एलोट्रॉपिक मिक्सचर, और एक होता है आपका एलॉयस। ठीक बात है। तो एलोट्रॉपिक मिक्सचर और एलॉयस में क्या फ़र्क है। एलोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, जैसे एलोट्रॉप्स, बात करें कार्बन के एलोट्रॉप्स की, तो कार्बन का एलोट्रॉप्स क्या होता है, डायमंड होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलेरीन, C60 जो होता है ना, C60 जो होता है। तो अगर क्या करें, अगर मैं इन सबको मिक्स कर दूं, इधर एलॉयस की बात करेंगे, अगर हम इन सबको मिक्स कर दें, यानी कि एलोट्रॉपिक मिक्सचर को लें, तो फेजेस कितने हो जाएंगे भाई। क्या अगर मैं ग्रेफाइट क्या होता है आपका, पेंसिल की लिड लो, कुछ डायमंड्स ले लो, अगर वो तो मिक्स करो, क्या मिल जाएगा, सब गायब हो जाएगा, होमोजीनियस एक समान हो जाएगा, नहीं ना। वो एज अ मिक्सचर एग्जिस्ट करेंगे, वो उसी तरीके से उसी फॉर्म में, अपने फॉर्म को चेंज नहीं करेंगे। वहाँ से अगर हम चाहें कहें कि जो डायमंड डाला वो निकालो, डायमंड आप सेपरेट आउट कर पाओगे, यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन रहा है, हेट्रोजीनियस टाइप का मिक्सचर बन रहा है। तो यहाँ पे फेज कितना होगा, यहाँ पे फेज मान लो यहाँ पे हमने 3 मिलाया, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरीन, तो यहाँ पे फेज 3 होगा, क्योंकि हमने 3 का मिक्सचर लिया है, 3 सब्सटेंसेस हैं तो 3 मिक्सचर होगा। यही बात करें एलॉय की, एलॉय क्या होता है, जब हम कई सारे धातुओं को क्या कर देते हैं, मेटल्स को मिला देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एलॉय। जैसे आपका है ब्रास क्या होता है, पीतल होता है, पीतल बेस्ट एग्जांपल है एलॉय का। उसमें क्या होता है, ब्रास में आपको पता है जिंक और कॉपर, ब्रास किसका मिक्सचर है, जिंक और कॉपर। अगर ये पेन ब्रास की होती और मैं आपसे कहती कि इसमें से सेपरेट आउट करो जिंक और कॉपर, क्या आप कहते कि यहाँ पे ज़्यादा जिंक का कंटेंट है, यहाँ पे कम कॉपर कंटेंट है, या फिर इधर, नहीं भाई ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है, पूरा जिंक और कॉपर यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, उनका कंटेंट हर जगह सेम हो रहा होता है। इस वजह से जो ब्रास का एग्जाम्पल होगा, एलॉयज होंगे, वो क्या होते हैं, जो यूनिफॉर्म होते हैं, वो आपके होमोजीनियस होते हैं, और होमोजीनियस जब भी होगा तो फेज कितना होगा, वो एक फेज होगा।
हमारा सेम फेज होगा। फेज कितना होगा, एक फेज होगा, सेम फेज एग्जिस्ट करता है कब, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स के केस में। ठीक है, अब एक लास्ट पढ़ना है 5th नंबर, जो कि है रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद से है रिएक्शन। अच्छा देखो, इसके बाद की सारे लेक्चर्स आपके क्या होंगे, इसके बाद के सारे लेक्चर्स आपको बैच पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अगर जुड़ना चाहो हमारे बैच से, अगर आपके इसके बाद के लेक्चर्स चाहिए होंगे तो आप यहाँ से बीएससी 3rd सेमेस्टर का बैच ले सकते हो, जो कि आपके पास सारथी बैच है। इस सारथी बैच में आपको क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ, सारे ही सब्जेक्ट्स एक ही जगह पे मिलेंगे और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, सिर्फ और सिर्फ 599 पे, सिर्फ और सिर्फ 599 में ये मिलेंगी। इस बैच में सिर्फ इतने प्राइस में ही आपके पूरे सब्जेक्ट लिस्ट कवर होंगे। ओके, सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। जब तक सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के लिए ये बैच वैलिड रहेगा। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, मेंटरशिप भी मिलेगी भाई। तो सारा कुछ मिलने वाला है, तो आप यहाँ से हमसे जुड़ सकते हो। और भाई, और फर्दर इंफॉर्मेशन, जिसको चाहिए होगी वो क्या कर सकता है, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी मैसेजेस, सारा कुछ नोटिफिकेशन ऑन टाइम दिया जाता है, जिसकी वजह से आपका कोई डिले नहीं होगा। तो नेक्स्ट 4th हमें बात करना था सोल्यूशन के बारे में। अरे सोल्यूशन तो हो गया था ना, हमें रिएक्शन के बारे में बात करना था, जहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन के फेजेस देखेंगे। अभी तक लग रहा है कि मुझे आपको आ गया होगा। जैसे मान लो CaCO3, इसका अगर हम डिकम्पोजिशन कराएं, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। ये किस में टूटेगा, CaO + CO2 में टूटेगा। अब देखो, ये क्या है, ये आपके पास सॉलिड है, और ये क्या है, ये गैसेस में उड़ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर ये CO3 और CaCO3 + CaO, ये दोनों कितने, इन दोनों का फेज बताओ। तो ये दोनों मिला के, दोनों ही सॉलिड है और यूनिफॉर्मली होते हैं, तो यहाँ पे फेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी बात करते हैं हम पूरे ओवरऑल फेज की बात करते हैं, तो इस रिएक्शन में अगर देखो, ये भी सॉलिड में है, ये भी सॉलिड में है, लेकिन ये गैस में है। तो सॉलिड और गैस, ये क्या करेगा, ये तो CO2 बनते ही एफर्वेसेंस निकलने लगेगा, ऊपर भाग जाएगा। तो यहाँ से ये गैस में है, हेट्रो का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे फेज इस वजह से कितना हो जाएगा, फेज 2 हो जाएगा। तो किसी भी रिएक्शन में फेज कैसे देखना, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। फेज यहाँ पे कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे फेज कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, NH4Cl। अगर NH4Cl का हम क्या कराएं, डिकम्पोजिशन कराएं, NH3 + HCl, यही मिलता है। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में रहता है, अब इसमें देखो, NH4Cl आपका कैसा है, ये आपका सॉलिड में है, NH3 गैस के फॉर्म में निकलती है, HCl भी जनरली गैस ही होता है। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, गैस होता है। तो अब इसमें मैं पूछूं आपसे फेज क्या है, तो ये सॉलिड फेज में, ये दोनों गैस फेज में, यानी सॉलिड और गैस फेज, टोटल फेज कितना आया, टोटल फेज आपको 2 देखने को मिला। तो आप इस तरीके से फेज का कैलकुलेशन कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही रखेंगे। अपने नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम कंपोनेंट्स की बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जिसको फर्दर अपडेट्स चाहिए वो क्या कर सकता है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है, और वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।